मीना और रीना दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों की शक्ल हूबहू एक दूसरे से मिलती है। बस फर्क इतना था कि मीना बहुत ही कोमल और खुशमिजाज थी, तो वहीं रीना चिड़चिड़ी और रूखे स्वभाव की थी। उनके परिवार में उसकी माँ उमा और पिता दीनानाथ रहते थे। वो अपने दोनों बेटियों से बेहद प्यार करते थे। अपने रूखे स्वभाव के चलते रीना के कई बार घर में बहस हो जाती थी, तो वही मीना अपनी सूझबूझ से सारी बातें संभाल लेती थी। ऐसे ही एक दिन, मीना बेटा, रीना बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। वाओ, ये रेड वाला ड्रेस मेरे लिए है ना? नहीं बेटा, ये मीना के लिए है। हमेशा सबसे अच्छी चीज आप मीना को दे देती हैं। रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अरे पगली, क्या तेरा मेरा कर रही है? सब तू रख ले। ओफो, बस करो तुम दोनों, एक एक ड्रेस लो और जाओ यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों बहनों की शादी किस्मत से एक ही घर में दो भाइयों राम और श्याम से हो जाती है। राम परिवार का बड़ा बेटा होता है, जो सीरत और सूरत दोनों में ही बहुत अच्छा होता है और वो एक कामकाजी लड़का होता है। वहीं श्याम सावरा, कम पढ़ा लिखा, घमंडी किस्म का होता है। दोनों की बीवियों की शक्ल एक जैसी होने के कारण अक्सर राम और श्याम को उनमें धोखा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मीना रसोई में खाना बना रही थी, तभी वहाँ श्याम आ जाता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। जानो, कितना काम करती हो तुम, थोड़ा सा वक्त अपने पति को भी दे दिया करो। अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी, आप हमको माफ कर दीजिए, मुझे लगा रीना है, सॉरी। कोई नहीं, पर आगे से जरा ख्याल रखना। जी भाभी, हम ख्याल रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ रीना छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तो वहाँ राम हाथों में गजरा लिए पहुँच जाता है और रीना को देने लगता है। मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ की ब्यूटी को और बढ़ाने के लिए एक खूबसूरत सा गजरा पेश है आपके लिए। पर मैं तो, अरे हाँ, मुझे पता है तुम्हें गुलाब पसंद है, लेकिन आज एक दिन हमारी पसंद का मोगरा ही लगा लो। पर भाई साहब, मैं मीना नहीं, मैं तो रीना हूँ। ओह शिट, आई एम वेरी वेरी सॉरी भाभी, मुझे लगा मीना है। वैसे ये गजरा बहुत अच्छा लगेगा मीना पर। हाँ, तभी तो लाया था मैं, और सॉरी भाभी, मुझे सच में नहीं पता था कि आप हो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। राम और श्याम के माता पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे राम के नाम कर देते हैं, जिसे देख रीना और उसका पति श्याम बुरा सा मुंह बना लेते हैं। साथ ही एक षड्यंत्र रचते हैं। एक दिन जब कोई घर पर नहीं होता, तो रीना रसोई का गैस खुला छोड़ देती है और सर दर्द का बहाना करने लगती है। हाय, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। रीना। क्या हुआ रीना, तुम ठीक तो हो ना? रीना, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं अभी लाती हूँ, बैठो आराम से, चिंता मत करो। जैसे ही मीना रसोई घर में चाय बनाने जाती है और माचिस की तिल्ली जलाती है, वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है और वो जलकर मर जाती है। रीना और उसका पति श्याम ढोंग करते हैं कि जलकर मरने वाली मीना नहीं बल्कि रीना थी। सभी घर वाले वहाँ आ जाते हैं। हाय, मेरी बीवी मर गई, अब मैं क्या करूँगा? रो मत श्याम, संभालो अपने आप को, जो होना था हो गया। अब सभी परिवार वालों की नजर में छोटी बहू मर चुकी थी और बड़ी बहू मीना, जो कि वास्तव में मरी थी, उसकी जगह रीना ले चुकी थी और वो राम के साथ रहती
और वो सारे काम करती जो उसकी बहन मीना किया करती थी, और चुपके चुपके वो अपने पति से भी मिलती रहती। ऐसे ही एक रात घर में सब सो रहे होते हैं तो मीना अपने पति शाम के कमरे में जाती है। इन सब पागलों को लगता है कि मेरी बीवी मर गई है, बल्कि मेरी बीवी तो जिंदा है और मेरे सामने खड़ी है। मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी भाभी मीना मरी है। अजी हाँ, अब तो आप बस देखते जाइए कि कैसे सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। पीछे खड़ा राम चुपके से सारी बातें सुन लेता है और उसका मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और वो भी उनका सच बाहर निकालने के लिए एक साजिश रचता है। वो सारी प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के नाम करवाने का ढोंग करने लगता है। बस फिर क्या था, चलो देखते हैं। अरे मीना, श्याम, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी आओ। जी हाँ जी, कहिए क्या बात है? क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? मैं अपनी सारी जमा पूंजी और यह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ मीना। क्या सच में आप सब कुछ मेरे नाम करना चाहते हैं? जी भैया, ठीक है, जो आपको सही लगे वैसा ही करेंगे। हाय, मैं तो कब से यही चाहती थी, आखिर ये खुश नसीब दिन आ ही गया। अरे मीना, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं, वो बस मुझे मेरी बहन मीना की याद आ गई। अरे अब रोना बंद करो तुम। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, आप चुप हो जाओ। हाँ मीना, बस तुम स्टैम्प पेपर पर अपनी फिंगरप्रिंट लगा दो, फिर हम तुम्हारे आधार कार्ड से उसे मैच करवा देंगे और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। राम की बात सुनकर रीना और उसके पति श्याम के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। क्या फिंगरप्रिंट लगा दूं? हाँ बाबा, तभी तो सब तुम्हारे नाम होगा ना। पर भैया, साइन से भी तो काम चल ही जाएगा ना। हाँ हाँ, सही तो कह रहा है ये, मैं साइन कर देती हूँ। नहीं नहीं, फिंगरप्रिंट ही चलेगा। मीना किसी तरह दबाव में आकर फिंगरप्रिंट दे देती है, पर वो तो रीना थी, तो फिंगरप्रिंट कैसे मैच होता? वो बार बार कोशिश करती पर मिसमैच आता। तभी राम बोलता है, अरे ये क्या रीना, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा। जी क्या कहा आपने? पर मेरा नाम तो मीना है। सब जानता हूँ मैं, तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुम दोनों ने मिलकर मेरी भोली भाली बीवी को मार दिया, और रीना, तुम उसकी जगह लेके हमें बेवकूफ बनाती रही। रीना और श्याम की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वो सबके सामने अपना सच कबूल कर लेते हैं कि किस तरह उन्होंने साजिश से मीना की जान ली, उसे जलाकर मार दिया। राम पुलिस को फोन करता है। पुलिस उन पर मर्डर और फ्रॉड का केस चार्ज करती है। अदालत भी मीना को इंसाफ देती है और उसके कातिलों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। ये कहानी है दो सहेलियों की, तन्नू और सोनिया, जो बचपन से एक साथ पढ़ी बड़ी हुई, साथ साथ कॉलेज गई। सोनिया तेज तर्रार मॉडर्न ख्याल वाली लड़की थी। सोनिया मॉडल बनने के लिए मुंबई चली जाती है, तो वहीं तन्नू क्यूट भोली सी सिंपल लड़की थी। उसकी माँ सिम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसके चलते वो अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी होते देखना चाहती थी। एक दिन तन्नू के लिए हर्ष नाम के लड़के का रिश्ता आता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, तन्नू यार, तुम्हारे हाथ में तो कसम से जादू है। क्या कमाल का खाना बनाती हो तुम। अच्छा जी। सुनो, कल ना मेरे दोस्त अखिल के घर जाना है शाम को डिनर पर। अच्छा, कोई खास वजह है क्या? अरे हाँ, वो तो तुमसे मिलना भी चाहता था। अच्छा ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। अरे वेरी गुड, दैट्स लाइक माय स्वीट वाइफ। अगली शाम हर्ष तन्नू को लेकर अपने दोस्त अखिल के घर जाता है। सभी साथ मिलकर खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी अखिल बोलता है, अरे जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा सुंदर और अच्छी हैं आप तो भाभी। थैंक यू सो मच। और आपकी वाइफ कहाँ है? जी भाभी जी, वो बस आती ही होगी, आप खाना खाओ।
तभी दरवाजे की घंटी बजती है और अखिल दरवाजा खोलता है और सामने सोनिया होती है, जिसे देख तन्नू खुशी से फूली नहीं समाती और भागकर उसके गले लग जाती है। सोनिया की आंखें भी खुशी से भर जाती हैं। उन दोनों को देख अखिल और हर्ष सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अरे क्या हो रहा है भाई, कोई हमें भी बता दो। क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हो? अखिल, ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। तनु, मेरी बचपन की साथी। हर्ष जी, यही है सोनी, जिसका जिक्र मैं आपसे अक्सर किया करती थी। अरे वाह, क्या बात है, बचपन के दोस्त मिल गए आज तो। पर सच में यार, आज इतने टाइम बाद तुझे मिलकर ना दिल खुश हो गया मेरा तो। मिस यू सो मच। मिस यू इतना सारा यार। दिन बीतते जाते हैं। सोनिया के पति अखिल को बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है, जिसके चलते उसका घर नीलाम हो जाता है और डिप्रेशन के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। सोनिया अकेली और बेसहारा हो जाती है। तन्नू अपनी सहेली की ऐसी हालत देख बहुत दुखी होती है और वो उसे अपने घर ले आती है और कहती है, तुम अपने आप को अकेला मत समझो सोनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तनु, तू ना होती तो मैं क्या करती, कहाँ जाती, मेरा क्या होता। अरे सोनिया, तुम चिंता मत करो, ये भी तुम्हारा ही घर है। हाँ, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। थैंक यू तनु, थैंक यू हर्ष। ए सोनिया, भूल गई क्या दोस्ती का उसूल? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। बिल्कुल सही कहा तन्नू ने। ओके बाबा, अब से नो सॉरी नो थैंक यू। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। तन्नू को भी एक अच्छी जॉब मिल जाती है। अब घर पर सोनिया अकेली रहती थी। हर्ष धीरे धीरे सोनिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जागने लगता है और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। तन्नू को इस बात की भनक तक नहीं लगती। एक दिन तन्नू अपने मायके जाती है। हर्ष और सोनिया घर पर होते हैं और आपस में बात करते हैं। हर्ष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या सोनिया, बोलो आखिर। तनु मेरी दोस्त है और उसे ऐसे धोखा देना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। अरे मेरी जान, तन्नू को कभी कुछ पता नहीं चलेगा और चल भी गया तो क्या होगा। आई लव यू सो मच हर्ष, यू आर माई लाइफ। मैं तुम्हारे बिना सच में मर जाऊंगी। अरे आई लव यू टू माई स्वीट हार्ट, बस दोबारा ऐसा मत कहना। इस तरह हर्ष और सोनिया एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं और हर्ष आए दिन नए नए तोहफे लाकर तन्नू से छिपाकर सोनिया को देता है और तन्नू की वैल्यू दिन पर दिन घटती ही चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। हर्ष धीरे धीरे उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर देता है। वो उसे रोज किसी न किसी बात पर खरी खोटी सुना देता है। ऐसे ही एक सुबह हर्ष के रूम में तन्नू नाश्ता लेकर जाती है। सुनो, तुम ना आजकल बहुत रूखे रूखे से रहने लगे हो। अरे क्या बकवास कर रही हो, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम ना मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है, तुम अपना दिमाग ना थोड़ा कम चलाया करो, वैसे ही पैदल है। अच्छा बाबा, गुस्सा मत करो, चलो नाश्ता कर लो। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का नाश्ता, और मुझे वैसे भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। सुनो ना, साथ चलते हैं ना, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर लेंगे, यूं ही चलते चलते। अरे तुम ऑटो से जाओ और सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो यार। तन्नू को लगने लगता है कि शायद उसके टाइम ना दे पाने की वजह से हर्ष उससे गुस्सा है। वो हर दिन उसे मनाने की कोशिश करती, पर उसका रिश्ता दिन पर दिन बिगड़ता ही जाता है। ऐसे ही एक शाम हर्ष ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और सोनिया को आवाज देता है। अरे बेबी, कहाँ हो तुम? अच्छा आ जाओ जरा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे बस अभी आई, क्या लेकर आए हो? अरे तुम्हारी फेवरेट डायमंड रिंग। रियली हर्ष, वाओ, थैंक यू सो मच। बस थैंक यू, अरे यार एक झपी तो पा दो। बस इतनी सी बात, ये लो। अरे तुम्हारी खुशी के लिए एक रिंग तो क्या, मैं तो 10 रिंग ला दूं। सचमुच हर्ष, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ, और उससे कहीं ज्यादा करता हूँ। वैसे सच कहूँ ना तो अखिल के जाने के बाद तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं कभी इतना खुश हो भी पाऊंगी। अरे अरे अरे, अब रोना मत यार। तभी तन्नू वहाँ आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अपने पति और अपनी दोस्त को इस तरह एक दूसरे की बाहों में देखकर तन्नू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे प्यार में क्या कोई कमी रह गई थी? वो तन्नू, जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सोनिया, सच बोलो। हाँ, करता हूँ मैं सोनिया से प्यार। बताओ क्या करोगी, कुछ कर सकती हो क्या तुम?
मैं क्या कहूँ? कुछ मत कहो और निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। इतना सब जानने के बाद मैं खुद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। तन्नू गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। सोनिया और हर्ष एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और कुछ समय बाद हर्ष को चिकन पॉक्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके चलते उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल जाते हैं। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है और हर्ष के पूरे बदन पर दानों के निशान बन जाते हैं। वो बदसूरत नजर आने लगता है। ऐसे ही एक दिन उफ यार, मैं दुखी हो गई हूँ तुम्हें संभाल संभाल कर। मुझसे नहीं होता ये। और अच्छा, तुम तो कहती थी कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। लुक एट यू, कितने बुरे से दिखते हो तुम और मैं कितनी ब्यूटीफुल। तो तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? अब तुम्हें मेरे साथ आने जाने में शर्म आने लगी है? हाँ, सही कहा तुमने, आती है शर्म। और मैं ना अब तुम्हारे साथ एक और दिन नहीं बिता सकती। पर सोनिया, ऐसे मत जाओ मुझे छोड़कर। मेरा ख्याल भला कौन रखेगा? आई डोंट केयर अबाउट इट, गो टू हेल। सोनिया हर्ष को ऐसी हालत में छोड़कर चली जाती है और फिर क्या, हर्ष को अपनी बीवी तन्नू की याद सताने लगती है। उसे उसका प्यार, अपनापन याद आने लगता है कि किस तरह वो उसका ख्याल रखती थी। वहीं जब तन्नू को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो वापस हर्ष के पास लौट आती है और बोलती है, क्या हुआ, कहाँ गया आपका प्यार? क्या बस यहीं तक का साथ था? मुझे माफ कर दो तन्नू, मैं समझ नहीं पाया कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। हाँ तन्नू, भगवान ने तो मुझे मेरी गलती की सजा दे दी। अब तुम भी मुझे माफ कर दो ताकि मैं आसानी से मर सकूं। बस अब चुप रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पर मैंने तो इतना गलत किया तुम्हारे साथ, पर फिर भी तुम मेरा साथ दे रही हो। हाँ, क्योंकि मैंने आपसे शादी की है, 7 वचन निभाए हैं आपके साथ, और आपको कुछ होगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। अपनी पत्नी तन्नू का प्यार देखकर हर्ष की आंखें भर आती हैं। धीरे धीरे हर्ष ठीक होने लगता है और वक्त के साथ उसके सारे शरीर के निशान खत्म हो जाते हैं और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। मन्नत बहुत ही रूपवान, गुणी और पतिव्रता महिला थी। वहीं उसका पति अमन एक साधारण सा दिखने वाला पर ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। पर वो कहते हैं ना, मिठास ज्यादा हो तो चींटियां लग ही जाती हैं। कुछ ऐसी ही मिठास भरी जिंदगी में खलल का काम किया करता था अमन का चचेरा भाई, जो कि स्वभाव से अतरंगी और एक नंबर का याश था। उसकी अपनी भाभी पर बुरी नजर थी। उसे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि उसके बदसूरत चंपू टाइप भाई की शादी इतनी सुंदर लड़की से हो कैसे गई। ऐसी ही मानसिकता से ग्रस्त राजा अपनी भाभी आरजू के दरवाजे के पास जाता है। सुनो भाभी, वैसे भैया तुम्हारे योग्य नहीं थे। अरे भाग्य में तो वो लिखे थे। अरे समझते नहीं हो ना तुम। यही तो भूल हो गई भाग्य से, होना तो आपको मेरा चाहिए था। अब अपनी भूल तो ऊपर वाला ही सुधारेगा। तीज के दिन अमन मन्नत के लिए सिंपल सी सूती साड़ी लाया तो वो बड़े प्यार से सूती साड़ी अपनी पत्नी मन्नत को दे देता है। मन्नत को भी ये सूती साड़ी बहुत पसंद आती है। अमन किसी काम से घर से बाहर जाता है और तभी राजा मौके पे चौका लगाते हुए एक सुंदर सी चुनरी लाकर अपनी भाभी मन्नत को गिफ्ट करने लगता है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो साड़ी आ गई है। हाँ हाँ, देखी है मैंने भाभी, तभी तो लाया हूँ ये आपके लिए। भैया भी ना, उनको किफायत सूझती भी है तो ऐसी बातों में। इतना ही लगता है तो तुम खुद समझा क्यों नहीं देते उन्हें? भाभी, मैं तो समझाते समझाते थक गया। खैर, आप ये चुन्नी पहनो जरा। मुझे तो सूती साड़ी ही पसंद है। अरे भाभी, जरा ये चुनरी पहन कर तो देखो, क्या खूब खिलती हो। जो सूती पहनाकर खुश होता है वो चुनरी पहना लेने से थोड़ा ना खुश होगा। और अगर उन्हें चुनरी पसंद होती तो चुनरी लाते। क्या जरूरत है भैया को दिखाने की? आप अपने इस तेवर के लिए नहीं पहन सकती क्या? मैं क्या उनसे बिना पूछे ले लूंगी? अरे इसमें पूछने की कौन सी बात है भाभी? जब भैया काम पर चले जाएं
तब पहन लेना, मैं भी देख लूंगा। ये ना होगा देवर जी, अगर कहीं उन्होंने देख लिया ना तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। इसे तुम लिए जाओ। भाभी, अगर आपने ये नहीं लिया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। मन्नत ने चुनरी उठाकर टेबल पर रख दी और बोली, लो अब तो खुश, रख ली मैंने। अरे अभी तो भैया भी नहीं है घर पे, पहन लो ना। हद है राजा, तुम भी ना। अच्छा बाबा, पहनती हूँ। मन्नत ने अंदर जाकर चुनरी पहन ली और फूल की तरह महकती दमकती बाहर आई। जी तो ऐसा चाहता है भाभी के तुम्हें लेकर भाग जाऊं। कैसे बोल रहे हो? जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा? ये कहते हुए मन्नत ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। राजा को ऐसा मालूम हुआ कि थाली परोसकर उसके सामने से उठा ली गई। मन्नत का मन बार बार करता था कि चुनरी अमन को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर रह जाती थी और मन में सोचती कि उसने चुनरी रखी क्यों ली। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर वो नहीं रखती तो राजा को कितना दुख होता। पर वो मन मन में सोचती ही रहती है, हे भगवान, क्या ये अमन के साथ धोखा नहीं है? धोखा क्यों हुआ? इसमें धोखे की क्या बात है? कौन सा मैं राजा से कुछ बोली? जरा सा हंस देने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है? हे भगवान। मन में उठ रहे सवालों के बवाल में मन्नत उलझी ही होती है कि तभी वहाँ अमन आ जाता है। आज राजा क्या करने आया था? वो तम्बाकू मांगने आया था। उसे अंदर मत आने दिया करो, ठरकी आदमी है वो, दूर रहा करो उससे। मैंने कह दिया था तम्बाकू नहीं है तो चले गए थे। क्यों झूठ बोलती हो? वो तंबाकू मांगने नहीं आया था। नहीं तो और क्या करने आते? चाहे जिस काम से आया हो, लेकिन इतना पक्का है कि तंबाकू मांगने तो बिल्कुल नहीं आया था। वह जानता है कि मेरे घर तंबाकू खत्म हो चुका है, क्योंकि आज सुबह ही मैं उसके घर तंबाकू लेने गया था। मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं? इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और तीज का त्योहार आ जाता है। मन्नत पूजा का सामान खरीद ही रही थी, पर इस तरह जैसे मन में उसके कोई भी उत्साह और श्रद्धा नहीं है। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि उसके मुख में काली माँ पुत गई है और अब वो अमन की आंखों से गिर गई है। ऐसे सोचते सोचते ही वो अपने घर वापस आती है और अपने पति से कहती है, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? रोती क्यों हो? अरे कुछ बोलोगी भी? राजा तम्बाकू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। ये तो मैं पहले ही समझ गया था। वो मेरे लिए चुनरी लाया था। तो क्या किया तुमने? रख ली या लौटा दी? मैंने ले ली, अगर नहीं लेती तो बोले जहर वहर खा लूंगा। अमन को ये सुनकर बहुत तेज झटका लगता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और मन ही मन अपने आप में किलसता रहता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमन रात को घर लौटा तो उसे तेज बुखार था। वो आते ही बिस्तर पे लेट गया। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, ऊपर से पूरी बॉडी में लाल लाल दाने। अरे राम, बहुत दर्द हो रहा है। ना जाने ये जिंदगी अपने और कितने रंग दिखाएगी। ओहो, आज तो दर्द से मर ही गया मैं। कहीं चिकन पॉक्स तो नहीं? इस तरह मन्नत अपने पति की दिन रात सेवा करती। वहीं दूसरी तरफ उसका देवर राजा और भी ज्यादा दिल फेंक आशिक होता जा रहा था। वो उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमता जैसे कोई छुटा सांड हो। अब तो मौका ताड़ वो सीधे मन्नत भाभी के घर ही जाने लगता। भाभी, अब मेरी इच्छा पूरी करोगी या अभी और कुछ भी बाकी है? और फिर अब तो भैया भी ठीक नहीं रहे, उधर मेरी बीवी भी नहीं है। तुम कब तक भैया के नाम को रोती रहोगी? तुम उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं हो राजा। क्या कहते हो तुम? अतरंगी कपड़े और चिकने थोपड़े से कोई आदमी सुंदर नहीं हो जाता। राजा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे मत छेड़ो वरना। अरे भाभी, कुछ तो रहम करो अपने देवर पर, आखिर राजा हैं हम। वैसे भैया अब अच्छे नहीं होंगे,
इनके साथ क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तुम्हारी फूल सी देह सूख गई है। ये देखो भाभी, तुम्हारे लिए झुमका लाया हूँ, बरेली वाला। जरा पहन कर तो दिखाओ, क्या कमाल लगोगी। ये सुनकर मन्नत गुस्से से तिलमिला जाती है और राजा को जोर से थप्पड़ लगा देती है। मन्नत के चेहरे पर इतना तेज था मानो साक्षात माँ काली उसमें प्रवेश कर गई हो। उसका खूंखार रूप देख राजा की जुबान खोलने की हिम्मत भी ना हुई। वो वहाँ से दुम दबाकर ऐसे भागा कि दोबारा उसके कदम उसकी दहलीज पर ना पड़े। वहीं धीरे धीरे अमन की सेहत में भी सुधार होने लगा और उसे यकीन हो गया कि मन्नत से ज्यादा प्यार उसे कोई नहीं कर सकती। गोवा के पालम बीच के पास एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में एक गुड्डी, उसका बड़ा बेटा गोपाल, बहू डब्बू और छोटा बेटा लक्ष्मण रहते थे। अपने फैमिली बिजनेस को और ऊपर ले जाने के लिए गुड्डी और उसकी बहू डब्बू हर संडे चर्च जाया करती थी, जहाँ प्रीतम नाम का एक व्यक्ति उसका पीछा करता था। इस बात से परेशान होकर एक दिन डब्बू ने गुड्डी से पूछ ही लिया, मम्मी जी, ये आदमी कौन है? जब भी हम यहाँ आते हैं हमेशा हमारा पीछा करता रहता है। अरे मुझसे क्यों करती है तू ये सवाल? मुझे क्या पता कौन है और क्यों करता है हमारा पीछा। अरे बस बस मम्मी जी, रहने दीजिए, आप भी देखा है मैंने सब। आप भी उनको बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती हैं। अरे बताओ बताओ क्या बात है? अरे ऐसा कुछ नहीं है डब्बू। डब्बू के बार बार बहुत देर तक पूछने पर गुड्डी उसे बताती है कि अरे वो प्रीतम है। कॉलेज के समय में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्रीतम के बहुत गरीब होने के कारण मेरे पिताजी को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। एक दिन प्रीतम मेरे घर आया और फिर प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अरे चोरी भीख डाका गमन कुछ भी कर लेते, लेकिन प्रेम ना। झुग्गियों में रहने वाला बच्चा बीमारी फैलाता है, प्रेम नहीं। मखमल की आलीशान कालीन पर खटमल का बसेरा शोभा नहीं देता। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आप मेरे प्यार की तौहीन कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी भी तौहीन कर रहे हैं। करते क्या हो तुम? आई एम अ डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। तो झूमो, नाचो, गाओ, लेकिन ये बताओ कितना कमा लेते हो महीने का? 500 से 600 रुपए। 500 से 600 रुपए? अरे इससे ज्यादा तो गुड्डी के पेट्रोल का खर्चा है महीने का। पापा, मैं प्रीतम के साथ एक जोड़ी कपड़े में भी रह लूंगी। तुम अपने कमरे में जाओ गुड्डी। पापा प्लीज। हमने कहा ना तुम अपने कमरे में जाओ, यह हुक्म है हमारा। चोपड़ा साहब, आपकी सोच मेरे इरादों की इमारत को हिला नहीं सकती। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना, प्रेम से करता हूँ। ये लो 5 लाख रुपया कैश, मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा निकल जाने की कीमत। पैसों से प्यार को तोला नहीं जाता। एक तरफ 2 दिनों का मेल और एक तरफ हाथों का मैल। अच्छा, तो ये लो, जो एक बैग में नहीं बिका वो 2 बैग में क्या बिकेगा? अब आप पलट के देख, खाली है। हम तुम्हें 6 महीने का वक्त देते हैं। इस बैग में 5 लाख रुपया कैश भरकर लाओ तो हमारी बेटी गुड्डी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हुई। प्रीतम प्रेम चोपड़ा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और खाली बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रेम पीछे से आवाज लगाता है, अरे सोच लो प्रीतम, झोपड़ों में रहने वाले महलों के ख्वाब नहीं देखा करते। पत्थरों की बारिश में शीशे का छाता बनाने जा रहे हो तुम। चोपड़ा साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। माइंडेड। अपनी जवानी की बातें बताते बताते गुड्डी रोने लगती है और डब्बू को कहती है,
उस दिन के बाद प्रीतम कभी वापस ही नहीं आया और मैंने भी जिंदगी में सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। समय बीतता जाता है। हर संडे गुड्डी और डब्बू चर्च जाते तो प्रीतम उनका पीछा करता। एक दिन गुड्डी प्रीतम को उसका पीछा करते हुए देख लेती है। उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि अगर किसी ने देख लिया तो खामा-खा की बदनामी हो जाएगी। वो प्रीतम के पास जाती है और बोलती है, अरे राम, ये सब क्या चल रहा है? क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। मैंने क्या किया है गुड्डी? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? इस उम्र में भी मेरा पीछा करते हुए। गुड्डी, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया। वो तो दिन में 6-7 बार बाय चांस। 6-7 बार बाय चांस नहीं होता। आसपास के लोग सबने देखा है तुम्हें मेरे पीछे। अगर इतना ही था तो तब वापस आ जाते। वापस आने के लिए ही तो गया था गुड्डी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जो बैग दिया था उसे भरते भरते मेरा भरता निकल गया। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है गुड्डी, और तुमने शादी कर ली। अरे तो मैं और क्या करती प्रीतम? तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए एंड ही डाइड। लेकिन तकलीफ यहीं खत्म नहीं हुई। मेरी शादी के कुछ साल बाद ही मेरे हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। बचे कुछ पैसे लेकर मैं देहरादून से यहाँ गोवा चली आई और फिर गोपाल और लक्ष्मण के साथ यहीं सेटल हो गई। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? मेरी भी जिंदगी का हर दिन शुरू होता था रोशनी के साथ और खत्म चांदनी के साथ। हाँ, दो के साथ। छी छी। अरे सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, ऐसा। वहीं पास में छुपकर डब्बू ये सब सुन रही होती है। गुड्डी और प्रीतम की बात सुनकर डब्बू को ये समझ में आ जाता है कि ये आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि 30 साल पहले किया करते थे। वो एकदम से आती है और कहती है, वाह वाह, क्या बात है, 1942 लव स्टोरी। सच कहा है किसी ने, इश्क की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बाय द वे, आई एम डब्बू, नाम तो सुना ही होगा। अरे देख डब्बू, अरे सब कुछ देख लिया। अरे सुन डब्बू, अरे सब कुछ सुन लिया। लगता है अब तो ये जोड़ी बनवानी ही पड़ेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता? और फिर वैसे भी इस स्टोरी में तो लव है, इमोशन है, ड्रामा है, रोमांस है और हाँ, खड़ूस बाप भी तो है। लगता है इस स्टोरी को बड़े पर्दे पे रिलीज करवाना ही पड़ेगा। डब्बू ये सारी बातें तुरंत जाकर गोपाल और लक्ष्मण को बताती है। वो दोनों अपनी माँ की खुशी के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद गुड्डी और प्रीतम की शादी हो जाती है। अब प्रीतम को बच्चों का प्यार भी मिल जाता है और बच्चों को बाप का साया। और अब क्या, अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। माही की शादी की तैयारियां चल रही थी। सारे रिश्तेदार पहुंच चुके थे, पर सबकी आंखों को इंतजार था मुकेम्बो फूफा का। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मुकेम्बो, तो इन्हें खुश करना तो बनता ही है। तभी तो फूफा जी बोलेंगे कि मुकेम्बो खुश हुआ। पर इस मुकेम्बो को खुश करना इतना आसान भी नहीं है। जरा सी बात पे इनका मुंह जो बन जाता है। चलिए देखते हैं कि क्या आलम है माही के घर। अजी कब से कह रही हूँ, माही के फूफा जी को फोन कर लो।
अरे मैं कब से कर रहा हूँ जीजा जी को फोन, उठा ही नहीं रहे। ये देखो अभी भी फोन ही कर रहा हूँ। ओहो, कदों दी फोन दी बेल बज रही है, तुसी फोन क्यों नहीं उठांदे? ओहो तो तू उठा ले, मैं क्यों उठाऊं? हेलो, हाँ जी बाजी, सत श्री अकाल। अरे दीदी सत श्री अकाल। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जीजा जी माही की शादी में नहीं आ रहे? एक बार बात करवाओ जरा उनसे। ओहो, पल्ले ना टेला ते करे मेला मेला, किसने कह दिया तेनू? आलो फोन, कदी कोई चज दा काम भी कर लिया करो। हाँ जी बोलो, क्या हुआ? अरे अरे जीजा जी, 18 तारीख की शादी की डेट फिक्स की गई है, आप जरूर आइएगा। 18 तारीख को तो मेरी पड़ोस में रामलीला वालों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी शादी में आऊँ तो आप डेट चेंज कर लो। अरे लेकिन जीजा जी, कैटरिंग, डेकोरेशन, वेडिंग प्लानर सब बुक हो चुका है और कार्ड भी छप चुके हैं। सबको बोल दिया है हमने, अब मान भी जाओ ना आप। अरे तो डेट के लिए पहले पूछना चाहिए था। और कार्ड का क्या है, कार्ड तो फिर छपवा लेना। लेकिन खैर, आपको वैल्यू ही कहाँ है अपने जीजा की। अरे इतने नखरे तो मैंने अपनी बीवी की नहीं झेले जितने इस जीजा के झेलने पड़ रहे हैं। अरे चुन्नी, क्या बड़बड़ किए जा रहा है? जी जी वो कुछ नहीं जीजा जी, बस आप आने की कोशिश जरूर करना। चुन्नीलाल की प्यारी बहन पिंकी शादी से कुछ दिन पहले अपने मायके पहुंचती है। सरप्राइज माही पुत्र, देख मैं तेरे वास्ते की लेके आई हूँ। हाँ, ये है इनके संस्कार, दरवाजे पे ही खड़ा कर रखा है, अंदर तक नहीं बुला रहे। जीजा की कोई कदर ही नहीं है इनको। अरे जीजा जी, बच्चों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, गलती हो गई उनसे, आप आइए। कसम से कितना कमीना जीजा है मेरा। हाँ हाँ ठीक है, सब समझता हूँ मैं। अरे वाह जीजा जी, तुसी आ गए तो नूर आ गया घर में। इस तरह चुन्नीलाल और रूहानी अपने जीजा मुकेम्बो और बहन पिंकी को आदर सत्कार के साथ घर में प्रवेश करवाते हैं। पूरा परिवार मुकेम्बो फूफा की आओ भगत में लग जाता है। सब लोग सोफे पे बैठे ही होते हैं और माही के शादी के कार्ड के लिए बात कर रहे होते हैं। अरे जीजा जी, आप बताओ माही के शादी के कार्ड कौन से कलर के छपवाएं, हरे रंग के कि लाल रंग के? अरे भाई, कार्ड छपाने हैं या रेलवे की झंडिया? जितने मर्जी छपाओ, मुझे क्या। अरे भाई साहब, माही की शादी का कोई भी काम भला आपसे पूछे बिना थोड़ो ना होगा। अरे जब तारीख का मुझसे नहीं पूछा तो कार्ड की सलाह क्या चाहिए? जीजा की कोई वैल्यू ही नहीं है इनको। वो क्या कहते हैं ना भाई साहब, सब इतनी जल्दी में हुआ कि ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा जी, क्या रिश्ते वाले बुलेट ट्रेन में बैठकर आ रहे थे? ओहो, किवें दियां गल्लां करदे हो, थोड़ा जाते सबर रखो। हाँ, मेरी बात तो बुरी ही लगेगी ना मेरी वैल्यू है ना मेरी बात की। मैं तो चला वापस। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सुनो, मैं कह रही हूँ तानू, बहुत हो गया तुहाडा हुन, बस करो। अरे जीजा जी प्लीज अब रुक जाइए ना। इस तरह मुकेम्बो माही की शादी के लिए रुक जाता है। घर के बड़े होने के चलते कोई भी उनसे कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही एक दिन लड़के वाले शगुन लेके माही के घर आते हैं। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर हमारे फूफा जी मुकेम्बो को ये सब कहाँ रास आ रहा था। ये भी कोई अंगूठी है सस्ती सी, और ये मिठाई ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ये कपड़े ओल्ड फैशन, आई डिड नॉट लाइक इट। फूफा की तो उन्होंने फिल्म बना रखी है। अरे जीजा जी, मैं सब आपकी ही पसंद का ला दूंगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। तभी माही के ससुराल वाले सबको नेक देने के बाद वो मुकेम्बो के पास आते हैं। तो क्या मुकेम्बो खुश हुआ या नहीं? भाई साहब, ये लीजिए आपका शगुन। है? ये क्या है, इतना सा शगुन? खैर मैं इसे ही रख लेता हूँ। अरे भाई साहब माफ कर दीजिए हमको। आप शादी में आइएगा, वहाँ आपकी खूब खातिरदारी की जाएगी। हाँ, वो तो करनी ही पड़ेगी। फूफा हूँ तुम्हारा, घर का जमाई। अरे ये क्या, बस 1000 रुपए? अरे 10, 15, 20 हजार कुछ तो देते। तो ये भी वापस दे दो, शादी में ही ले लेना सारा।
अरे नहीं 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 नहीं, जो है ठीक है, लेकिन कम ही था। वैल्यू ही नहीं है फूफा की। मुकेम्बो का नखरा तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। कभी वो कहीं कमी निकालता तो कभी कहीं। चुन्नी लाल ने अब मन बना लिया था कि कैसे भी करके अब वो अपने जीजा को सबक सिखा कर ही रहेगा। तभी उसे याद आता है कि मुकेम्बो का भी जीजा है जिसका नाम था शाकाल, और उसके आगे वो भीगी बिल्ली बन जाता था। चुन्नी लाल उसे कॉल करता है और सारी बात समझा देता है, साथ ही माही की शादी में आने के लिए कहता है। शादी से कुछ दिन पहले शाकाल उनके घर आ जाता है। उसे देख मुकेम्बो के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अरे जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? और तू ये शाहरुख खान क्यों बना हुआ है? अरे नहीं जीजा जी, वो तो मैंने बस ऐसा ही पूछ लिया, कोई वैल्यू ही नहीं है। ओए, यहाँ कौन सी मैथ की क्लास चल रही है जो तेरी वैल्यू निकले? हट परे। ओह जीजा जी, आप तो खामखा में गुस्सा हो गए। अरे साइड हो, टाइम खोटी मत करे मेरा। शाकाल के आ जाने से मुकेम्बो के तेवर कम हो जाते हैं और अब वो फिरकी की तरह सारा दिन अपने जीजा के इशारों पे नाचता था। ऐसे में अब मुकेम्बो कैसे खुश होगा? देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है, बारात का स्वागत हो जाता है और मिलने का टाइम आता है। और फिर क्या होता है देखते हैं। अरे जीजा जी नजर नहीं आ रहे, बुलाओ उनको फटाफट से। कहाँ है? उनके नाम की मिलनी होनी है। अरे हटाओ ये सब, मुझे नहीं करनी मिलनी मुलनी। यह कंबल, यह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे जीजा जी, तो आपको कौन सा ओढ़ना है इसे रख लीजिए, काम आ जाएगा। अरे इतनी सस्ती सस्ती चीजें मैं क्या लूं? मुझसे पूछकर थोड़ी ना लाए थे। कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी शाकाल वहाँ आ जाता है। ओए खोत्या, रिश्ते कभी अपने अपने चलाने से नहीं बल्कि अपनेपन और प्यार से बनते हैं। और तू हमेशा अड़ंगीबाजी करता रहता है। तूने कभी सोचा भी है कि तेरी वजह से कितनी तकलीफ होती होगी सबको? अपने जीजा शाकाल की बात मुकेम्बो के दिल में उतर जाती है। वो सब समझ जाता है और खुशी खुशी अपनी भतीजी माही की शादी की सारी रस्में करने लग जाता है। उसका बदला व्यवहार देख परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।